हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इज़ असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको कलेक्ट किया जाएगा। ऐसा असाइनेशन, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसके थ्रू ये पावर दी गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को कलेक्ट कर सकती है। स्टूडेंट, इसका आंसर है कि ये अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दी गई है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वहाँ से असाइन की गई है। स्टूडेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 269 है उसमें कहा गया है कि जो भी इनकम होगी अदर देन एग्रीकल्चरल मीन्स कि क्या है, एग्रीकल्चर को छोड़कर किसी भी अन्य माध्यम से, किसी भी अन्य मीडियम से अगर कोई भी इनकम होती है तो उसको जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा उसको इम्पोज किया जा सकता है, उसके द्वारा उस पर टैक्स को इम्पोज किया जा सकता है और टैक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उस टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 269 में लिखा गया है। और स्टूडेंट, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। तो स्टूडेंट, जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में जो कि स्टेट लिस्ट है उसमें क्या है, जो 46 नंबर की एंट्री है स्टेट लिस्ट में, स्टेट सब्जेक्ट में, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो अपने स्टेट के अंदर जो भी एग्रीकल्चर है वहाँ पर एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है उसमें टैक्स को इम्पोज कर सकती है और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को कलेक्ट कर सकती है अपने स्टेट में। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट को जो ये असाइनेशन दिया गया है, ये पावर दी गई है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को कलेक्ट करने की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है वहाँ की जो एंट्री नंबर 46 है उसमें इसको मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डी लाइसेंस वाइट गुड्स इंडस्ट्री, वाइट गुड्स इंक्लूड। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने वाइट गुड्स इंडस्ट्री को डी लाइसेंस करने का डिसीज़न लिया था। तो पूछा गया है कि बताइए वाइट गुड्स क्या होती हैं। स्टूडेंट, जो वाइट गुड्स हैं, वाइट गुड्स होती हैं लार्ज इलेक्ट्रिकल गुड्स। लार्ज इलेक्ट्रिकल गुड्स होती हैं, लार्ज इलेक्ट्रिकल गुड्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जैसे हो गई हमारी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और एसी, जो क्या हैं हमारे एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं या कुकिंग रेंज हैं। ऐसे जो लार्ज इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं उनको वाइट गुड्स कहा जाता है, जिनका यूज़ हम डोमेस्टिकली करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है। और स्टूडेंट, इनको वाइट गुड इसीलिए कहा जाता है कि बेसिकली इनकी जो फिनिशिंग होती है उसमें वाइट एनेमल का यूज़ किया जाता था। लेकिन अब क्या है, लेकिन अब ये वाइट कलर के अलावा अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल होती हैं ये गुड्स, लेकिन तब भी इनको वाइट गुड्स ही कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश से आया है और इस वर्ड को अभी भी हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, बेसिकली जो वाइट गुड्स हैं इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डी लाइसेंस करने का जो डिसीज़न लिया गया था वो 1993 में लिया गया था। इसके बाद जैसा कि आप आंसर देख रहे हैं कि जो वाइट गुड्स हैं उसमें कहा गया है कि आइटम्स परचेज्ड फॉर कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, ऐसे गुड्स या ऐसी लार्ज इलेक्ट्रिकल गुड्स जिनको
कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है, किसी विशिष्ट पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे हैं हमारे जो एसीज़ हैं, यानी एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये सब क्या हैं, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के लिए इनको परचेज़ किया जाता है, इनको ही वाइट गुड कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंडाल्को एन एल्यूमिनियम फैक्ट्री लोकेटेड एट रेणुकूट ओज इट्स साइट बेसिकली टू। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि जो हिंडाल्को है वो एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री है जो कि उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है, और उसके लिए क्या प्रोवाइड कराया गया है, बेसिकली उसके लिए अबंडेंट सप्लाई ऑफ पावर को प्रोवाइड कराया गया है, और उसको नेशनल थर्मल पावर स्टेशन से उसको सप्लाई, जो अबंडेंट पावर सप्लाई है वो प्रोवाइड कराई जाती है। और जो हिंडाल्को एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, इसके पास क्या है, अपनी एक को जनरेशन यूनिट भी इसी प्लांट में है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कमिटी रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडस्ट्री। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कमिटी ने इस चीज़ को रिकमेंड किया था कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें जो स्मॉल स्केल सेक्टर के जो आइटम्स हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन किया है उसको अबॉलिश किया जाए, ऐसी रिकमेंडेशन किस कमिटी के द्वारा दी गई थी। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है आबिद हुसैन कमेटी। जो आबिद हुसैन कमेटी थी उसके द्वारा ये कहा गया था कि जो हमारी इंडस्ट्री में जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वहाँ पर जो भी आइटम्स हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन किया है उसको अबॉलिश कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए, और उसकी जगह पर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसीज़ लाई जानी चाहिए जो कि ये हमारी स्मॉल सेक्टर स्केल के जो आइटम्स हैं, जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, इसके प्रमोशन के लिए काम करे, इसके डेवलपमेंट और इसके ग्रोथ के लिए काम करे। इसकी जगह ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लाई जानी चाहिए, ऐसा आबिद हुसैन कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। और कहा गया था कि जो स्मॉल स्केल सेक्टर में जो आइटम्स के लिए जो रिजर्वेशन किया है उसको अबॉलिश कर देना चाहिए और उसको रिप्लेस करके ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए जो कि स्मॉल स्केल सेक्टर्स के लिए डेवलपमेंट और ग्रोथ का काम करे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ। इसमें पूछा गया है कि इंडिया में जो स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसको किस चीज़ को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, इसका आंसर है कोकिंग कोल। स्टूडेंट, जो इंडिया में जो कोल है वो क्या है, मेनली नॉन कोकिंग क्वालिटी का होता है, इसीलिए जो कोकिंग कोल है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और 70% ऑफ स्टील जो प्रोड्यूस होता है आज वो क्या होता है, उसमें कोल की ही ज़रूरत पड़ती है। और कोकिंग कोल स्टील मेकिंग प्रोसेस में एक वाइटल इंग्रेडिएंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज़ ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ। इसमें पूछा गया है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किसी भी कंट्री में किस प्रकार का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। बेसिकली स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको डिफाइन करिए। स्टूडेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जितने भी, अगर किसी भी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ जितने भी इकोनॉमिकली जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। जितने भी क्या होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी को, उसके रिकॉर्ड को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। जैसा कि इसमें आंसर दिया हुआ है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर। इसमें कहा गया है कि किन्हीं अगर दो कंट्री के बीच में देखा जाए तो किसी भी कंट्री के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा उसको ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मीन्स क्या होता है। स्टूडेंट बेसिकली जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें जो लोग हैं उनको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो प्रोडक्टिव फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिल पाता है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, जो डेटा होते हैं, जो हमारे ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो ये कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि किसी भी पर्सन को पूरे वर्ष पूरे टाइम पीरियड के लिए जो क्या है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम के लिए नहीं मिलता है, लेकिन उसको क्या है, उसको जो हमारे ऑफिशियल जो डेटा होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसको डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। स्टूडेंट इसमें आंसर दिया गया है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो। अगर कोई भी पर्सन डिसगाइज्ड होगा, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का शिकार होगा, तो उसके लिए उस पर्सन की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में किसी भी लेबर की, किसी भी पर्सन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है, क्योंकि उसको फुल टाइम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the index of 8 core industries which one is given the highest weight। इसमें पूछा गया है कि जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का जो इंडेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस सेक्टर को दिया गया है, किस इंडस्ट्री को दिया गया है। स्टूडेंट इसका आंसर है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इसको 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है और उसको 19.85% का वेटेज दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसमें पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा लाया जाता है। स्टूडेंट इसका आंसर है द लेबर ब्यूरो। जो लेबर ब्यूरो है उसके द्वारा ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए लाया जाता है। स्टूडेंट इसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, India's first national investment and manufacturing zone was proposed to be set up in। इसमें पूछा गया है कि जो इंडिया का जो पहला जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है उसको कहाँ पर सेटअप करने के लिए प्रपोज किया गया है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है उसको सेटअप करने के लिए आंध्र प्रदेश में उसके सेटअप के लिए कहा गया है। स्टूडेंट आज के सभी क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।